हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग फोर्थ चैप्टर को डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री सिक्स क्लास में। ठीक है, एनसीईआरटी हिस्ट्री सिक्स क्लास में चौथे चैप्टर को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं फोर्थ चैप्टर में प्रमुख बातें क्या क्या हैं। ठीक है, तो आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। और इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दुनिया के प्राचीनतम ग्रंथों में एक, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं उनको मैंने थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया है, जिससे चीज़ों को समझने में आसानी रहेगी। शायद तुमने वेदों के बारे में सुना होगा। वेद चार हैं: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो प्रार्थना है उन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त। ठीक, सूक्त का मतलब है अच्छी तरह से बोला गया। ये विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें तीन देवता बहुत महत्वपूर्ण हैं: अग्नि, इंद्र और सोम। तो अगर ये क्वेश्चन कभी आता है कि ऋग्वेद से संबंधित प्रमुख देवता कौन है, तो अग्नि, इंद्र और सोम। आगे है, अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता हैं और सोम एक पौधा है जिससे एक खास पेय बनाया जाता है। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों ने की थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर सस्वर पाठ तथा कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूक्तों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी। ऋग्वेद की जो भाषा है इसके बारे में जान लेते हैं। ऋग्वेद की भाषा प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। तुम स्कूल में जो संस्कृत पढ़ती हो उससे यह थोड़ी भिन्न है। ठीक है, जो प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत थी वो जो आज हम लोग स्कूलों में पढ़ते हैं उससे काफ़ी भिन्न थी थोड़ी सी। आगे देखते हैं संस्कृत और अन्य भाषाएं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिए, इससे क्वेश्चंस आते रहते हैं अक्सर। ठीक है, संस्कृत और अन्य भाषा, इसमें देखिए संस्कृत भाषा भारोपीय मतलब भारत और यूरोप की भाषा परिवार का हिस्सा है। भारत की कई भाषाएं हैं: असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी। एशियाई भाषाएं जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश आदि इसी परिवार से जुड़ी हैं। मतलब भारोपी परिवार से कौन सी जुड़ी हैं? असमिया, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, एशियाई भाषाएं। ठीक है, और जैसे फारसी तथा यूरोप की बहुत सी भाषाएं जैसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी, जर्मन, यूनानी, इतावली, स्पेनिश, ये सारी भाषाएं मिलके भारोपीय परिवार का हिस्सा हैं। उन्हें एक भाषा परिवार इसलिए कहा जाता है क्योंकि आरंभ में उनमें कई शब्द एक जैसे थे। उदाहरण के लिए मातृ संस्कृत, माँ हिंदी, मदर अंग्रेजी। ठीक है, तो इसीलिए इसको भारोपी परिवार कहा गया है। क्या तुम्हें इनमें कोई समानता नजर आती है? उपमहाद्वीप में दूसरे भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। उदाहरण के लिए पूर्वोत्तर प्रदेशों में तिब्बत बर्मा परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं। तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम द्रविड़ भाषा परिवार की भाषाएं हैं। जबकि झारखंड और मध्य भारत के कई हिस्सों में बोले जाने वाली भाषाएं ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार से जुड़ी हुई हैं। जो इसके ऊपर मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है, मतलब इसके शॉर्ट नोट्स में, उसमें काफ़ी अच्छे से इन सब चीज़ों को मैंने डिस्कस किया है। और जब ये मतलब सिक्स क्लास की एनसीईआरटी समाप्त हो जाएगी तब इसके ऊपर लेसन 1 से लेकर और जितने भी लेसन हैं सिक्स क्लास में उन सब पे पीडीएफ बना के उसके शॉर्ट नोट्स की और आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए आगे, इनमें हम जिन किताबों को पढ़ते हैं वे लिखी और छापी गई हैं। ऋग्वेद का उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था, ना कि पढ़ा जाता था। मतलब ऋग्वेद जो था वो उसका सिर्फ उच्चारण किया जाता था, और मतलब जिन लोगों को ऋग्वेद मतलब कंठस्थ था वो लोग उसका उच्चारण करते थे, और बाकी लोग जिनको नहीं आता था, जो लोग उसको सीखना चाहते थे वो लोग उसको सुनते थे सिर्फ। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए ये कहीं लिखी हुई नहीं थी। ठीक, इसके बाद है रचना के कई सदियों बाद इसे पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो मुश्किल से 200 साल पहले हुआ। ठीक है, तो ऋग्वेद क्या था? ये उच्चारण किया जाता था और इसका श्रवण किया जाता था, इसको पढ़ा नहीं जाता था। आगे, इतिहासकार ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं? इतिहासकार पुरातत्ववेत्ता की तरह ही अतीत के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं, लेकिन भौतिक अवशेषों के अलावा वे लिखित स्रोतों का भी उपयोग करते हैं। चलो देखते हैं कि ऋग्वेद का अध्ययन कैसे करते हैं। ऋग्वेद के कुछ सूक्त वार्तालाप के रूप में हैं। विश्वामित्र नामक ऋषि और देवियों के रूप में पूजित दो नदियों व्यास और सतलुज के बीच यह संवाद एक ऐसे ही सूक्त का अंश है। यहाँ पर ये देखिए, ऋग्वेद का एक पन्ना दिया गया है, पेज दिया गया है। ऋग्वेद की पांडुलिपि
पांडुलिपि का एक पन्ना। पांडुलिपि आप लोग पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं। पांडुलिपि किसको, हाथ से लिखी होने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता है। ठीक है, यह है क्या है, भुर्ज काल वृक्ष की छाल पर लिखी यह पांडुलिपि कश्मीर में पाई गई थी। लगभग 150 साल पहले ऋग्वेद की पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ है। यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। ठीक, ये देखिए यहाँ पे विश्वामित्र और नदियों का संवाद है, इसके बारे में छोटा सा दिया गया है, इसको देख लेते हैं चलो। ठीक है, इसमें है क्या है, विश्वामित्र जी कहते हैं, हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई, क्योंकि ये इसलिए पढ़ ले रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में कोई भी फालतू चीज़ नहीं दी जाती है, उसका कुछ ना कुछ महत्व जरूर होता है। हे नदियों अपने बछड़ों को चाटती हुई दो दमकती गायों की तरह दो फुर्तीले घोड़ों की चाल से पहाड़ों से नीचे आओ। इंद्र द्वारा दी गई हुई शक्ति से स्फूर्त तुम रथों की गति से सागर की ओर बह रही हो। तुम जल से परिपूर्ण हो और एक दूसरे से मिल जाना चाहती हो। नदियाँ क्या कहती हैं, जल से परिपूर्ण हम देवताओं के बनाए रास्ते पर चलती हैं, एक बार निकलने पर हमें रोका नहीं जा सकता। हे ऋषि तुम हमसे प्रार्थना क्यों कर रहे हो। फिर विश्वामित्र जी कहते हैं, हे बहनों मुझ गायक की प्रार्थना सुनो। मैं रथों और गाड़ियों सहित बहुत दूर से आया हूँ। कृपा करके अपने जल को हमारे रथों और गाड़ियों की धुरियों के ऊपर ना उठाओ, ताकि हम आसानी से उस पार जा सके। नदियाँ हम तुम्हारी प्रार्थना सुनेंगे, जिससे तुम सब सुरक्षित उस पार जा सको। इतिहासकार यह बताते हैं कि यह प्रार्थना उस क्षेत्र में रची गई होगी जहाँ ये नदियाँ बहती हैं। वे यह भी सुझाते हैं कि जिस समाज में ऋषि रहते थे वहाँ घोड़ों और गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, इसलिए नदियों की तुलना घोड़ों और गायों से की गई। आगे देखिए, मवेशी घोड़े और रथ यहाँ पे है। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों मतलब खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीत कर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसे जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो, या जहाँ पर जौ जैसी जल्दी तैयार होने वाली फसलों को उपजाया जा सके। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और लोगों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी जाती थी। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दे दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। कुछ धन यज्ञ करने के लिए प्रयुक्त होता था। यज्ञ की आग में आहुति दी जाती थी। ये आहुतियाँ देवी देवताओं को दी जाती थी। घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की भी आहुति दी जाती। तो आहुति किन किन चीज़ों की दी जाती थी, घी, अनाज और कभी कभी जानवरों को भी दी जाती थी। इसके बाद है, अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। कोई स्थायी सेना नहीं होती थी, लेकिन लोग सभाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविरा करते थे। वहाँ ये लोग ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा हो। अब यहाँ पे लोगों की विशेषता बताने वाले शब्द, इनके बारे में देखते हैं। लोगों का वर्गीकरण काम, भाषा, परिवार या समुदाय, निवास स्थान या पारंपरिक परंपरा के आधार पर किया जाता रहा है। ऋग्वेद में लोगों की विशेषता बताने वाले कुछ शब्दों को देखो। ऐसे दो समूह हैं जिनका वर्गीकरण काम के आधार पर किया गया है। पुरोहित, जिन्हें कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। दूसरे लोग थे, वो थे राजा। ये राजा वैसे नहीं थे जिनके बारे में तुम बाद में पढ़ोगी। ये ना तो बड़ी राजधानियों और महलों में रहते थे, ना इनके पास बड़ी सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। प्रायः राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासक नहीं बन जाता था, मतलब अपने आप शासक नहीं बनता था, जनता द्वारा चुना जाता था। आगे है, जनता या पूरे समुदाय के लिए दो शब्दों का इस्तेमाल होता था। एक था जन, जिसका प्रयोग हिंदी या अन्य भाषाओं में आज भी होता है, मतलब जनता से संबंधित, ठीक है, प्रयोग आज भी होता है। दूसरा था विष, जिसे वैश्य शब्द निकला है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि विष से वैश्य शब्द निकला है। इस विषय पर तुम अध्याय 5 में विस्तार से पढ़ोगे, मतलब अगला जो चैप्टर है उसमें इसके बारे में विस्तार से पढ़ने को मिलेगा। आगे है, ऋग्वेद में विष और जनों के नाम मिलते हैं, इसलिए हमें पुरुजन या विष, भरतजन या विष, यदुजन या विष जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। आगे हैं, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की वे कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद के अनुसार जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं मतलब इन सूक्तों की रचना की थी वो लोग खुद को आर्य कहते थे तथा अपने विरोधियों को दस्यु या दास कहते थे। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग, दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। दास वे स्त्री और पुरुष होते थे जिन्हें युद्ध में बंदी बनाया जाता था। उन्हें उनके मालिक की जायदाद माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें वह सब करना पड़ता था। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी उसी समय दूसरी जगहों पर एक अलग तरह का विकास हो रहा था। देखो वहाँ क्या हो रहा था। ठीक है,
जिस समय मतलब ऋग्वेद वेदों की रचना हो रही, ऋग्वेद की रचना उसी समय दूसरी जगहों पे क्या हो रहा था उसके बारे में यहाँ पे है। यह है खामोश प्रहरी कहानियां महापाषाणों की। महापाषाण मतलब महान, और पाषाण मतलब पत्थर। ये शिलाखंड महापाषाण, महा मतलब बड़ा, पाषाण मतलब पत्थर नाम से जाने जाते थे। ये पत्थर दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े करीने से लगाए गए थे। महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। ठीक है, तो महापाषाण कब्रें बनाने की प्रथा लगभग 3000 साल पहले शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। कुछ महत्वपूर्ण महापाषाण पुरास्थल मानचित्र 2 में दिखाए गए हैं। कुछ महापाषाण जमीन के ऊपर भी दिख जाते हैं, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी होते हैं। आगे देखती है, यहाँ पे कई बार पुरातत्वों को गोलाकार सजाए हुए पत्थर मिलते हैं, कई बार अकेला खड़ा हुआ पत्थर मिलता है। ये ही एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के नीचे कब्रों को दर्शाते हैं। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये चित्र दिया गया है, इसके बारे में लिखा है ऊपर। इस महापाषाण को ताबूत समाधान शिष्ट कहा जाता है। यहाँ दिखाए गए शिष्ट में एक पोर्ट होल जो शायद पत्थरों से बने हुए कमरे में जाने का रास्ता था। ये देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये चित्र है। आगे देखिए, इन सब कब्रों में कुछ समानताएं हैं। सामान्यतया मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तनों के साथ दफनाया जाता था, जिन्हें काले लाल मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता था। इनके साथ ही मिले हैं लोहे के औजार, हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर और सोने के गहने। ये देखिए यहाँ पे चित्र, इसको देख लीजिए। ये देखिए, महापाषाण कब्रों से मिले लोहे के सामान हैं। बाईं ओर लोहे घोड़े के लिए सामान, नीचे घोड़े के लिए सामान है। ये देखिए, ये दिए गए हैं। और नीचे बाईं ओर कुल्हाड़ियाँ, नीचे एक कटार है। ठीक, कुल्हाड़ी और कटार दिए गए हैं। ये देखिए, इधर कटार दी गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। लोगों की सामाजिक असमानताओं के बारे में पता। पुरातत्वविद यह मानते हैं कि कंकाल के साथ पाई गई चीजें मरे हुए व्यक्ति की ही रही होंगी। कभी कभी एक कब्र की तुलना में दूसरी कब्र में ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। ठीक है, ब्रह्मगिरी को खोजो, यहाँ एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए हैं। दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए। यह दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति में भिन्नता को दर्शाता है। कुछ लोग अमीर थे तो कुछ लोग गरीब, कुछ लोग सरदार थे तो दूसरे अनुयायी। क्या कुछ कब्रगाहें खास परिवारों के लिए थी? कभी कभी महापाषाणों में से एक से अधिक कंकाल मिले हैं। वे यह दर्शाते हैं कि शायद एक ही परिवार के लोगों को एक ही स्थान पर अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को पोर्ट होल के रास्ते कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। ऐसे स्थान पर गोलाकार लगाए गए पत्थर या चट्टान चिन्हों का काम करते थे, जहां लोग आवश्यकतानुसार शवों को दफनाने दोबारा आ सकते थे। अब यह इनाम गांव के बारे में यहाँ पे दिया गया है। एक विशिष्ट व्यक्ति की कब्र है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। इसमें यह भीमा की सहायक नदी घोड़ के किनारे एक जगह है। तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन तैयार हो रहा है कि भीमा की सहायक नदी कौन है? घोड़ के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 साल पहले लोग रहते थे। यह वयस्क लोगों को प्रायः गड्ढे में सीधा लिटाकर दफनाया जाता था। उनका सिर उत्तर की ओर होता था। उन्हें कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिनमें शायद खाना और पानी हो, दफनाए गए सबके पास रख दिए जाते थे। एक आदमी को 5 कमरों वाले मकान के आंगन में 4 पैर वाले मिट्टी के एक बड़े से संदूक में दफनाया गया। बस्ती के बीच में बसा यह घर गांव के बड़े घरों में से एक था। इस घर में एक अनाज का गोदाम भी था। सबके पैर मुड़े हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं क्या बताते हैं हमें कंकालों के अध्ययन। यहाँ पर छोटे आकार के आधार पर बच्चे कंकाल को आसानी से पहचाना जा सकता है। बच्चे के कंकाल को आसानी से पहचाना जाता है, लेकिन एक बच्चे और बच्ची के कंकाल में कोई बड़ा फर्क नहीं होता। क्या हम पता लगा सकते हैं कंकाल किसी पुरुष का था या स्त्री का? कभी कभी लोग कंकाल के साथ मिलने वाले सामानों के आधार पर अंदाजा लगाते थे। उदाहरण के लिए, यदि कंकाल के साथ गहने मिलते हैं तो कई बार उसे महिला का कंकाल मान लिया जाता है, लेकिन ऐसी समझ के साथ समस्या है। अक्सर पुरुष भी आभूषण पहनते थे। कंकाल का लिंग पहचानने का बेहतर तरीका उनकी अस्थियों की जांच है। चूंकि महिलाएं बच्चों को जन्म देती हैं, इसलिए उनका कटी प्रदेश व कूल्हा पुरुषों से ज़्यादा बड़ा होता है। यह समझ कंकालों के आधुनिक अध्ययन पर आधारित है। आज से लगभग 2000 साल पहले चरक नाम के प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरक संहिता नाम की किताब लिखी थी। तो चरक संहिता चरक द्वारा लिखी गई थी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360
अस्थियां होती हैं। यह आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरक ने अपनी गिनती में दांत दांत हड्डियों की जोड़ और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। अब यहाँ पे इनाम गांव के लोगों को काम धंधे इनके क्या है। इनाम गांव में पुरातत्वों को गेहूं, जौ, चावल, दाल, बाजरा, मटर और तिल के बीज मिले हैं। कई जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। कई हड्डियों पर काटने के निशान से यह अंदाजा होता है कि लोग इन्हें खाते होंगे। गाय, बैल, भैंस, बकरी, भेड़, कुत्ता, घोड़ा, गधा, सूअर, सांबर, चितकबरा, हिरण, कृष्ण मृग, खरहा, नेवला, चिड़िया, घड़ियाल, कछुआ, केकड़ा और मछली की हड्डियां भी पाई गई हैं। ऐसे साक्ष्य मिले हैं कि बेर, आंवला, जामुन, खजूर और कई तरह की रसभरियां एकत्र की जाती थी। आगे हैं, ये है लास्ट है, इसको भी देख लेते हैं, सिर्फ इतना ही बचा है, इसको भी देख लेते हैं। अन्यत्र में है, एटलस में चीन को देखो। लगभग 3500 साल पहले हम यहाँ की लेखन कला के सबसे पुराने उदाहरण पाते हैं। यह जानवरों को हड्डियों पर लिखा जाता था। इन्हें भविष्यवाणी करने वाली हड्डियां कहा जाता था, क्योंकि यह मान्यता थी कि ये भविष्य बताती हैं। राजा लोग लिपिकारों से इन हड्डियों का सवाल लिखवाते थे। क्या वे युद्ध जीतेंगे? क्या फसलें अच्छी होंगी? क्या उन्हें पुत्र होंगे? फिर इन हड्डियों को आग में डाल दिया जाता था, जहां इनमें गर्मी में चटक कर दरारें पड़ जाती थी। भविष्यवक्ता इन दरारों को बड़े ध्यान से देखकर भविष्यवाणी करने की कोशिश करते थे। जैसा तुम शायद सोच रही होगी कि ये भविष्यवक्ता कभी कभी गलती भी करते होंगे। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी के बारे में बताया जा रहा है। ये राजा शहरों में महल बनाकर रहते थे। उन्होंने बेशुमार दौलत इकट्ठी की थी, जिसमें बड़े बड़े नक्काशी किए हुए कांसे के बर्तन शामिल थे, लेकिन वे लोहे का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। और इसमें महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। वेदों की रचना का प्रारंभ लगभग 3500 साल पहले हुआ था। ठीक है, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत लगभग 3000 साल पहले हुई थी। इनाम गांव में कृषकों का निवास 3600 से 2700 साल पहले, और चरक लगभग 2000 साल पहले। ठीक, चरक संहिता इन्होंने लिखी थी। इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। चलो आज ही कर लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं, सूक्त क्या था? अच्छी तरीके से बोला गया। रथ युद्ध में प्रयोग किया जाता था। ठीक है, ठीक है। यज्ञ यहाँ पे टोटल दिए नहीं गए हैं, ठीक है, दिए गए हैं। ठीक है, यज्ञ, रथ हो गया, सूक्त हो गया, अच्छी तरह से बोला गया। रथ हो गया, युद्ध में प्रयोग किए जाते थे। यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है। दास गुलाम को कहा जाता है, और महापाषाण सजाए गए पत्थर। ठीक, यहाँ पर दासों का इस्तेमाल किया जाता था किसके लिए? मतलब गुलाम थे, उनको उनके लिए दासों का इस्तेमाल किया जाता था। मतलब का घर के जो राजा थे, जो लोग उनको जीत के लाते थे, मतलब मतलब जिन लोगों को जीत जाते थे, उन लोगों से काम करवाते थे, तो दासों का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, इनको हम लोग जब सही से इसके ऊपर जब वो बनाएंगे, मतलब पीडीएफ इसकी जो शॉर्ट नोट्स बनाएंगे, तब इसके ऊपर सही से इसको डिस्कस करेंगे, इसके क्वेश्चन आंसर्स और ये सारी जितनी भी अभ्यास है इनको। तो दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे एनसीईआरटी के सभी जितने भी चैप्टर हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के, वो आप लोगों को आसानी से समझ में आए। क्योंकि देखो, मेरा तरीका बहुत ही अलग है कि पहले मैं लेसन रीडिंग कराता हूँ। ठीक है, लेसन रीडिंग जब हो जाएगी, जिससे आप लोगों का इंट्रोडक्शन हो जाएगा सब्जेक्ट से अपने। ठीक है, हर लेसन से आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा, और जब इसके ऊपर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा, तब जब उसको आप लोग सही से पढ़ेंगे, मतलब डीपली पढ़ेंगे, तो पूरा चैप्टर आपको पूरे अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।